तो फाइनली हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th फिजिक्स के मॉडल सेट का दूसरा वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे यहाँ से 36 से 70 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला वीडियो हम क्या किए थे, 1 से लेकर 35 तक कवर किए थे और इस वीडियो हम 36 से लेकर और 70 तक कवर करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जितना भी अभी हम क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए चलना है और साथ में इसको याद करते हुए चलना है, क्योंकि क्या होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसा रहता है कि मॉडल सेट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया रहता है। तो अगर आप इस मॉडल सेट को अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा तो क्या होगा, जब आप फाइनल एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितना भी अभी हम क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। तो अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा कण होता है। अल्फा कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकीय विकिरण, हीलियम नाभिक या हाइड्रोजन नाभिक। तो 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी से हो जाएगा, हीलियम नाभिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, प्रेसी एंटीना की टीवी परास और यहाँ पे क्या है, प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या के बीच क्या संबंध होती है। यानी क्या कि यहाँ पे एंटीना की जो परास है d और टीवी की जो प्रेषण ऊंचाई होती है उसका h और यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या r, इस तीनों के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए इसके बीच संबंध होता है d बराबर रूट अंडर यहाँ पे क्या हो जाता है 2HR होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। यानी क्या है कि जब वहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है वो कितना होती है, तो वो यहाँ पे होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ऊर्जा के जो यहाँ पे मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और प्लस में जूल भी होता है। तो देखिए जूल हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे क्या होता है, हमारा अत्यधिक ऊर्जा का मात्रा यानी मात्रा रहता है। जहाँ पे क्या है ऊर्जा की मात्रा बहुत कम है वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ऊर्जा की मात्रा छोटी है वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 39 नंबर, जब अपद्रव्य को नेज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है। तो ये क्या है हमारा कि देखिए एक क्या है, यहाँ पे अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे इम्प्योरिटी को डोपिंग किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए कि जब कोई अर्धचालक है तो उसमें हम इम्प्योरिटी किस लिए मिलाते हैं, तो अर्धचालक में हम उसकी कंडक्टिविटी यानी क्या कि चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। और इसमें दो तरह से हम इम्प्योरिटी मिला सकते हैं, एक हमारा होता है ट्राइवेलेंट और दूसरा हमारा होता है पेंटावेलेंट। तो ट्राइवेलेंट जब हम मिलाते हैं तो इस कंडीशन में कौन सा यहाँ पे बढ़ता है, तो जब हम क्या करेंगे, जब ट्राइवेलेंट बढ़ाएंगे तब हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स की संख्या बढ़ जाएगी। और जब पेंटावेलेंट यहाँ पे इम्प्योरिटी मिलाएंगे, जब डोपिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन होल की संख्या बढ़ेगी तब क्या होगा, हमारा पी टाइप का अर्धचालक यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे एन टाइप का अर्धचालक कब होगा, जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तब। अब देखिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़े या यहाँ पे होल्स की संख्या, सभी से क्या होता है, कंडक्टिविटी यहाँ पे जो अर्धचालक की है वो ज़्यादा हो जाती है। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ती है। यानी क्या कि अर्धचालक में डोपिंग किस लिए किया जाता है, तो उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर, नॉर गेट का विलियन व्यंजक होता है। अब नॉर गेट का विलियन व्यंजक क्या होता है, तो देखिए अगर आपको यहाँ पे मुख्य यहाँ पे क्या होता है, 3 होता है, और हो गया, एंड हो गया यहाँ पे, और एंड, और एक क्या होता है हमारा यहाँ पे, तो नंड गेट हो गया। अगर आपको ये तीनों गेट याद है तो इससे आप सब गेट बना सकते हैं। देखिए कि जैसे और गेट है तो और गेट का यहाँ पे विलियन व्यंजक क्या होता है, तो और गेट का यहाँ पे हो जाता है y बराबर a+b हो जाता है। और इसमें क्या लगा है, n लगा है, नॉर हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे, तो हमारा ये क्या हो गया, नॉर गेट का विलियन व्यंजक हो गया, जो कि ऑप्शन सी में है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक ये फिजिक्स का मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आपको सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडल सेट मिल जाएगा। चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का वहाँ पे आपको मॉडल सेट मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अर्ध तरंगी डिस्ट करण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है। अब देखिए सबसे पहले इसमें हमारा क्या कर रहा है, अर्ध तरंगी है, यानी क्या कि इसमें क्या है, हाफ है।
अर्ध तरंगी के यहाँ पे क्या है, अर्ध है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 50 हर्ट्ज ही हो जाएगा। जब फुल रहता है यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायरिंग होता तो उस समय क्या होता हमारा 100 हर्ट्ज होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, तो इस समय क्या हो जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, द्विआधारी संख्या यहाँ पे क्या दिया है, 1 1 1 0 और यहाँ पे 2, तो दशमिक पर यहाँ पे संख्या में कौन सा होगा। अब इसको क्या बदलना है हमें, तो डेसिमल नंबर में बदलना है। तो देखिए डेसिमल नंबर बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, ये क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन से ही आप लोग जान लीजिए, ये क्या सिंपल वे है। जैसे कि मान लेते थे हम 30 है, यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 15, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0, फिर यहाँ पे करेंगे 2 से, तो ये हो गया 7, ये हो गया 1। अब फिर 7 को करेंगे, तो 7 को करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या 3 हो गया, यहाँ पे 1। अब क्या हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। मतलब क्या है कि 1 2 3 यानी 4, यहाँ पे क्या होगा 4 बार 1 आया उसके बाद 0। तो देखिए यहाँ पे क्या है 4 बार 1 है उसके बाद 0 है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 30 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 43 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे आवेश आप लोग जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, इतना इजी क्वेश्चन आप लोग बताइए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या 44 नंबर, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट किसके, उसका वैल्यू किसके बराबर होता है। तो देखिए इस एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है हमारा 8.854 गुने 10⁻⁻12 यहाँ पे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए कौन सही है। अब यहाँ से पूछा है आपको द्विध्रुव यानी क्या है कि डायपोल मोमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है वो आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन यहाँ पे 45 का ए सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सेंटीमीटर लिख के दिया है, नीचे भी सेंटीमीटर लिख के दिया है। तो देखिए इसमें क्या है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे ये सेंटीमीटर नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा होता है कूलम मीटर होता है। क्या होता है, ये कूलम मीटर होगा, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक से सेंटीमीटर लिखा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। यानी क्या है कि 1 डिग बाई बराबर क्या होता है, यानी क्या है 1 डिग बाई बराबर क्या होता है 1/3 गुने 10⁻, यहाँ पे -29 कूलम पर, यहाँ क्या होता है कूलम मीटर होता है। क्या होता है, कूलम मीटर होता है। यहाँ पे ये सेंटीमीटर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा कूलम मीटर हो जाएगा। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 में चित्र में ए बी के बीच समतुल्य धारिता बताइए। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र दे दिया गया है, अब इसमें आप बताइए कि इसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। जल्दी से यहाँ पे आप लोग इसका बताइए कि क्या होगा। सबसे पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या है ये ए पॉइंट मान लीजिए, ए बी पॉइंट मान लीजिए। अब क्या किया गया, ए से यहाँ गया और दूसरा जो है यहाँ इससे एक कनेक्ट कर दिया। तो ये देखिए ये जो बीच वाला है, बीच वाला से एक यहाँ पे क्या है तार वायर यहाँ पे कनेक्ट है, किसमें, तो इधर और इधर, यानी मान लेते हैं इसको C1 और C2, और बीच वाला यहाँ पे क्या है C2 और यहाँ पे ये C3 है। तो क्या हुआ हमारा C1 से डायरेक्ट C3 में कनेक्ट हो गया वायर। तो इसका मतलब क्या कि ये जो C2 है इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो C2 कैपेसिटर लगा है ये क्या है, फालतू का लगा है, इसका कोई काम नहीं है। तो जब इसका कोई काम नहीं है तो हम क्या करेंगे, जब समतुल्य धारिता निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे C को इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/C प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/C। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/C। क्या हो जाएगा 2/C, और जब यहाँ पे क्या निकालेंगे C इक्विवेलेंट यानी समतुल्य धारिता, तो क्या हो जाएगा हमारा C/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही है। अब निम्नलिखित में कौन सा ये बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी क्या कि मान लेते हैं इसको 1 एम्पियर मान लेते हैं, तो 1 एम्पियर में कितना मिली एम्पियर होता है, तो 1000 मिली एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन ए में है, यानी 10⁻, यहाँ पे 3 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अब यहाँ पे 48 है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही यानी क्या कि करंट डेंसिटी, धारा घनत्व क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिए धारा घनत्व क्या होता है, तो वो एक सदिश राशि होती है। क्या होता है, धारा क्या होता है, ना सदिश होता है ना अदिश होता है, तो उसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन हमें क्या होता है, यहाँ पे इस सदिश की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या किए यहाँ पे करंट डेंसिटी का यूज करते हैं, जो क्या होती है एक सदिश राशि होती है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, तो मान लेते हैं कोई एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे कितना पर सेकेंड यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे करंट डेंसिटी कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा आई यहाँ पे अपुन ए, यानी क्या है कि एक एरिया से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया। और इसका यूनिट पूछेगा तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, एम्पियर पर मीटर हो जाता है, मीटर स्क्वायर क्या होता है एम्पियर पर मीटर। यहाँ पे आई का हो जाएगा एम्पियर, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, तो आर बराबर हमारा क्या होता है रो एल बटे यहाँ पे एरिया, क्या होता है प्रतिरोधकता गुने यहाँ पे लंबाई, और यहाँ पे क्या होता है एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रतिरोध का यहाँ पे क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम, तो ये याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा आता है 50 नंबर क्वेश्चन, चित्र में आई का मान बताइए। देखिए इस चित्र में आई का मान क्या है, सबसे पहले ये चित्र देखकर आपको एक बात याद आना चाहिए कि ये चित्र कहाँ का है, तो किरचॉफ्स नियम का है, किरचॉफ्स प्रथम नियम का ये चित्र है। तो देखिए किरचॉफ्स प्रथम नियम क्या था, क्या कहता था कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, यानी जितना धारा किसी पॉइंट पे आ रहा है वहां उसी पॉइंट से क्या होगा, अगर धारा दूसरे जगह जाएगा तो उतना ही धारा वो वहां पे क्या होगा यहाँ पे प्रवाहित होगा। तो अब देखिए इसको आप ए पॉइंट मान ले, इसको बी और सी। तो देखिए ये तीनों क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ पे ये जंक्शन पे आ रहा है। तो अब ये जंक्शन पे हम टोटल धारा मान लेते हैं कितना है, इधर से 10 आया, इधर से 20 आया, इधर से 10 आया, तो क्या हो जाएगा 10 और 10 20 और यहाँ पे 20 40। तो टोटल इस पॉइंट पे 40 धारा आया। और इस देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में यहाँ पे आउटपुट यानी क्या कि धारा जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे धारा जा रहा है। तो यहाँ पे हम बताए क्या, अभी टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, यानी जितना टोटल करंट आ रहा है उतना ही क्या होगा टोटल करंट जाएगा। अभी तो 40 यहाँ पे आ रहा है तो क्या जाएगा 40 एम्पियर का धारा जाएगा अभी, जो कि ऑप्शन क्या है सी में है। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन में विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है, यानी क्या कि पोटेंशियोमीटर से निम्नलिखित में से किसे हम मापते हैं। तो देखिए पोटेंशियोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो किसी सेल का ईएमएफ मापते हैं, यानी विद्युत वाहक बल मापते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे प्रतिरोध हम किससे मापते हैं, तो प्रतिरोध मापने के लिए यहाँ पे दो युक्ति है, एक है व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा क्या है यहाँ पे मीटर ब्रिज है। धारा मापने के लिए हमारा एम्पियर है, और यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या होता है, तो वोल्ट मीटर भी क्या मापता है, तो विभवांतर मापता है। यानी क्या कि वोल्ट मीटर जो मापता है वो दो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, यानी दो पॉइंट के बीच का यहाँ पे डिफरेंस मापता है। और लेकिन यहाँ पे पोटेंशियोमीटर क्या मापता है, तो किसी सेल का यहाँ पे विद्युत वाहक बल मापता है। तो यहाँ पे 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि क्या हो इस तरह का कोई भी और भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1 किलोवाट ये किसका मात्रक होता है। तो देखिए ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, क्या होता है किलोवाट आवर क्या होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। तो अब ये किसके बराबर होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है किलोवाट, तो 1 किलोवाट में कितना होता है 1000 वाट होता है। तो 1000 वाट और यहाँ पे क्या है आवर है, घंटा है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 घंटा में 36 सेकंड, तो 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा ये 3.6 गुने 10⁻⁶ यहाँ पे जूल आ जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन हमारा सी में है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा है 1 टेस्ला किसके बराबर होता है।
तो देखिए सबसे पहले टेस्ला क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो टेस्ला जो होता है वो मैग्नेटिक क्षेत्र यानी क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, यूनिट होता है। जो क्या है यहाँ पे टेस्ला जो है एक निकोला टेस्ला साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर क्या पड़ा ये, तो यहाँ पे टेस्ला पड़ा। और ये किसका यूनिट होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो अब देखिए एक टेस्ला, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो एक टेस्ला जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे वेबर पर यहाँ पे मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी एक टेस्ला बराबर क्या हो गया, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे वेबर का होता है यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट हो जाता है, यानी क्या, तो मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहाँ पे क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो एक टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि क्या है ऑप्शन यहाँ पे हो गया बी। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 54 नंबर, इसमें है चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पे क्या होता है। तो अभी तुरंत आपको बताया है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। तो अब ये किसके बराबर होता है, जिसको हम फाइ से डिनोट करते हैं, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है यहाँ पे बी डॉट ए। क्या होता है, बी डॉट ए। बी डॉट ए मतलब क्या है कि बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स। यहीं से अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारा हो गया क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, यानी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो वेलोसिटी होती है वो हमें कितनी होती है, 3 गुने यहाँ पे 10 टू द पावर क्या होता है, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, 8 मीटर पर सेकेंड, जो किसके बराबर हमारा होता है, तो ये होता है यहाँ पे 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू इप्सिलन नॉट होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग की डायरेक्शन क्या होते हैं, तो डायरेक्शन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रॉस वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्रॉस वेक्टर किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो उस डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी डायरेक्शन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर, फोटोन का ऊर्जा होता है। अब यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होते हैं, तो एनर्जी ऑफ फोटोन को ई से हम डिनोट करते हैं, ये क्या होता है हमारा hc/λ होता है। तो देखिए hc/λ किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो देखिए hc/λ जब नहीं दिया है तो एक हमारा आता है म्यू, म्यू बराबर हमारा क्या होता है, c/λ होता है। तो देखिए c/λ की जगह पे म्यू रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए इसको मापा किस में जाता है, एक क्वेश्चन है कि यानी एनर्जी ऑफ फोटोन को किस में मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, ये याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 57 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी तुरंत होता है, ये क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर हमारा हो जाता है, तो 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 जूल। क्या हो जाएगा, 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, 58 में निम्नलिखित में कौन सही है, आपको बताना है। जो अभी ऊपर हम बताए थे क्या, डेसिमल को यहाँ पे क्या बना, बाइनरी में बदलना है, अब बाइनरी को डेसिमल में। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 7 का यहाँ पे निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1। तो यहाँ से इधर से हम इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो 1 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो 1 1 और इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, तो कोई यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 59 नंबर, द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। द्विआधारी योग मतलब क्या हो गया कि बाइनरी एडिशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं। तो बाइनरी एडिशन में क्या होता है हमारा कि 1 + 1 यहाँ पे 1 नहीं होता है, यहाँ पे 0 + 1 0 हो सकता है, 0 + 0 0 हो सकता है, 1 + 0 बराबर 1 हो सकता है, लेकिन 1 + 1 1 नहीं होता है। ये क्या होता है 1 0 के बराबर होता है। इसको हम 10 नहीं पढ़ेंगे, यानी मान लीजिए 1 + 1 बराबर यहाँ पे क्या है 1 0, इसको 10 नहीं 1 0 पढ़ेंगे, यानी 1 0 पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे क्या है ऑप्शन डी में नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, 60 में है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब क्या होगा। सबसे पहले जान लीजिए यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है
कि यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये करता है लो वोल्टेज, यानी क्या कि कम वोल्टेज को क्या करता है यहाँ पे बढ़ाकर अधिक आउटपुट देता है। यानी इस मान लीजिए कि कम वोल्टेज है उसको बढ़ाकर ये क्या करता है ज़्यादा वोल्टेज कर देता है, ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो कि इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा स्टेबलाइजर इन्वर्टर। और यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या आता है स्टेप डाउन, मतलब क्या कि यदि ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो उसको क्या करता है वो कम करता है, तो उसको स्टेप डाउन कहते हैं। तो जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ना तो उस कंडीशन में हमारा जो होता है सेकेंडरी कॉइल का जो यहाँ पे क्या होता है सेकेंडरी कॉइल में जो यहाँ पे लपेटे होते हैं वो क्या होता है हमारा प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा होता है, यानी N2 ग्रेटर देन यहाँ पे क्या हो जाएगा N1, जो कि क्या ऑप्शन बी में है। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन ने पूछा है हाइड्रोजन 1 क्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 क्रम की जो यहाँ पे दृश्य भाग होती है वो क्या होती है बामर श्रेणी होती है। और एक यहाँ पे लाइमन श्रेणी जो क्या होता है यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज में पड़ता है। तो लाइमन श्रेणी के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया ब्रैकेट और पासन के लिए क्या हो जाएगा इंफ्रारेड हो जाएगा अवरक्त किरण। और दृश्य भाग में कौन पड़ते हैं तो बामर श्रेणी। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर, तो इसकी शक्ति क्या होगी। शक्ति का मतलब क्या हो गया पावर। तो पावर बराबर क्या होता है वो 1/, यहाँ पे फोकल लेंथ होता है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या दिया है एक मीटर दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे डायोप्टर। और पावर को हम किस में मापते हैं पावर का शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है यहाँ पे, यानी क्या कि उत्तल लेंस की शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है डायोप्टर। तो क्या हो जाएगा P बराबर 1 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन सी में है। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 63 नंबर, इसमें है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। अब क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, देखिए यहाँ पे क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो इस कंडीशन में जो नेत्रिका होती है एक यहाँ पे होती है नेत्रिका, और एक यहाँ पे क्या होती है यहाँ पे ये जो आगे होती है तो क्या होती है नेत्रिका। यहाँ पे से हम देखते हैं तो ये जो नेत्रिका होती है ये क्या होती है बड़ा होती है किससे तो ये इससे। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा एफ ई इज ग्रेटर देन यहाँ पे एफ नॉट। तो देखिए एफ ई इज ग्रेटर देन एफ नॉट किस में है तो यहाँ पे है ऑप्शन बी में है, यानी एफ ई इज ग्रेटर देन यहाँ पे एफ नॉट। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 64 नंबर में है पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होगा। अब एक क्या है प्रिज्म है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन यानी क्या है कि मिनिमम डेविएशन एंगल क्या होता है। तो देखिए इसका जो मिनिमम डेविएशन एंगल होता है वो क्या होता है μ-1 इंटू क्या होता है ए होता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सी में है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है। अब देखिए यहाँ पे व्हिच फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे कौन सी राशि नहीं बदलती है तीव्रता वेग तरंगदर या तो फिर आवृत्ति। तो आवृत्ति जो होती है वो हमेशा यानी आवृत्ति जो होती है वो चेंज नहीं होती है। आवृत्ति किस पे डिपेंड करती है तो सोर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर, यदि हवा में प्रकाश का वेग va है और पानी में प्रकाश का वेग vw हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए क्या है प्रकाश है हवा में क्या है प्रकाश का वेग v है और पानी में क्या है vw है। तो सब यहाँ पे जानते होंगे कि जो यहाँ पे क्या होती है प्रकाश का वेग जो होता है वो डेंसर मीडियम में कम होता है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या हवा में। तो क्या हो जाएगा हवा में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा पानी में प्रकाश का वेग कम होगा। तो देखिए v इज ग्रेटर देन vw जो कि क्या है ऑप्शन बी में है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, जल के लिए क्रांतिक कौन होता है। जल के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है। तो ये अप्रोक्सीमेट 50 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे क्या डी में दिया है 48.75 डिग्री। क्या 48.75 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 67 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या 68 नंबर क्वेश्चन, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है यानी फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है इवन होता है, यानी क्या कि ये जो पाई का क्या होता है इवन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि देखिए और यहाँ पे क्या डिस्ट्रक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव होता है एक डिस्ट्रक्टिव होता है। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है यहाँ पे तो यहाँ पे ओड पाई होता है। तो इवन पाई के लिए हम क्या करेंगे देखिए अगर इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्या 2n पाई,
अब यहाँ पे इसमें आप कोई भी संख्या रखिए, ये क्या देगा, हमेशा इवन संख्या ही देगा। जैसे 1 रखेंगे तो 2 पाएगा, 2 रखिएगा तो 4 पाएगा, 3 रखिएगा तो 6 पाएगा, ये क्या आएगा, हमेशा इवन ही आएगा। और जैसे ऑप्शन सी है तो इसमें देखिए 1 रखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ओड आ गया। तो जब ओड आता है तो उस कंडीशन में क्या हो गया, हमारा डिस्ट्रक्टिव हो गया। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल से हो जाएगा। और यहीं पे अगर आपसे पूछ देगा कि डिस्ट्रक्टिव बताइए, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, 2n+1 पाई हो जाएगा। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव के लिए ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 69 नंबर। इसमें है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आय के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। क्या है, एक यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ स्कर्ट लाइट आई के लिए क्या सही है, यानी क्या कि इंटेंसिटी जो होती है यहाँ पे स्कर्ट लाइट की वो क्या होती है, तो उसका जो यानी मान लेते हैं तरंग दैर्ध्य पे वो डिपेंड करती है। और किस तरह से डिपेंड करती है, तो आई बराबर आई इज यहाँ पे प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो 1 यहाँ पे λ⁴ के होता है। यानी क्या कि जब यानी मान लीजिए तरंग दैर्ध्य यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, 70 नंबर। कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी क्या होता है। कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी क्या होता है। अब मान लीजिए ये कांच का है, ये फोकस दूरी है, तो क्या हो जाएगा, कांच से ये फोकस दूरी यहाँ पे पार कर जाएगा आराम से, तो इसका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पे 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिजिक्स में टोटल कितना था, 70 ऑब्जेक्ट था, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना होता। तो अभी हम यहाँ पे टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में बताइए कि यहाँ पे अगर आप लोग सब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन कब लाया जाए। तो अब फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।